नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमारी क्लास में क्या होने वाला है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडा के क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक। अच्छा, ये हमारी सी डी एंड पैडा की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। और वैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो क्लासेस हैं वो नंबर वाइज देखिए, यानी कि पहले जो पहली क्लास है उसको देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, तो चीज़ें ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी मैं बता दूं कि मेरा जो सारा जोर होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पर होता है। ये एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा तरीका है जो आपको आंसर को ढूंढने में मदद करेगा। और बाकी जो सीटेट होता है उसमें चारों ही आंसर दिखाई देते हैं, जबकि हमें बेस्ट ऑप्शन है उसको आंसर चूज करना होता है। और बेस्ट ट्रिक ये वही है जो आपको आंसर तक ले जाएगी। तो चलिए मित्रों, समय बेकार ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है वो निकाल लो, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको लिखते ज़रूर रहना, वो आपकी थ्योरी हो जाएंगी। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मैं बता दूँ उतनी ही बहुत है, क्योंकि वो ज़्यादा जो थ्योरी है वो डीएसएसबी में पढ़ना, वहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डीएसएसबी में आती है डीप थ्योरी, बाकी आपकी सीटेट में बहुत हल्की आती है, उतनी मैं आपको वर्बली बता दूंगा, आप उसको लिखते जाना। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, और पीडीएफ के हिसाब से 46 क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी कि आपके स्कूल में जो बच्चा है उसका आपको पढ़ाना है, उसको टीचिंग करनी है, उसको सिखाना है और साथ में उसका मूल्यांकन भी करना है। तो जब मूल्यांकन किया जाएगा तो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाएगा, यानी कि आपको पी ढूंढना है, पी फॉर पॉजिटिव। चलिए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले और प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना। देखो, लेवल करना जो होता है ये नेगेटिव होता है, इस पर निशान लगा लो, इसको लिख लो। क्योंकि आप अगर बच्चे को लेवल कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये नालायक है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उससे जो बच्चा है उसकी अपने प्रति जो एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बना हुआ कि भाई मैं भी विशिष्ट हूँ, मैं भी स्पेशल हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा पढ़ने में, सीखने में रुचि नहीं दिखाएगा। ये चीज़ गलत है, इसलिए बच्चे को आप लेवल नहीं करोगे। कहीं पे भी आए लेवल करना नेगेटिव है। जिन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है आवश्यकता। अगर कहीं भी आवश्यकता आए और वो बच्चे की आवश्यकता हो तो हमेशा पॉजिटिव होगी। उपचारात्मक शिक्षा कहीं भी आए पॉजिटिव होगी। उपचारात्मक शिक्षा का मतलब है कि आपको ये पता चल गया जब आपने निदानात्मक शिक्षा की कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, ये नहीं कि बच्चे की इससे मदद हो रही है, तो ये पॉजिटिव है। थर्ड देखेंगे, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। देखो, ये भी ठीक है, इसको भी हम पॉजिटिव कहेंगे। पूरा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फोर्थ देखेंगे, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। यानी उत्पादक जीवन का मतलब क्या है? उच्च जीवन। और कहीं पे भी आए उच्च जीवन, उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, तो आप उसको नेगेटिव कर देना। क्योंकि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ सीखने के लिए आ रहा है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, यानी कि टीचर का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसे अगली कक्षा के लिए तैयार करे। अरे, जब बच्चा आपके पास आ गया, जितना ज्ञान वो अपने साथ लेके आया है उसको आप देखें, उसको अपनाएं, और जहां गलतियां हैं धीरे धीरे उसको ठीक करें, और कुछ आप उसे अपनी तरफ से दे दो। अगली क्लास का अगली क्लास में देखा जाएगा, आप उससे अगली क्लास के लिए तैयार ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नेगेटिव है। अब देखिए, पहला नेगेटिव लेवल करना, दूसरा नेगेटिव क्या है? उत्पादक जीवन। अब हम फंस गए कहाँ? बी और सी में। बी पॉजिटिव है, इसमें तो पक्के पॉजिटिव दो आ रहे हैं, आवश्यकता और उपचारात्मक शिक्षा, और ये अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। तो जब हम दो में फंस जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल कर रहा है, अब या मेरे बताए हुए पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि मेरा बताया हुआ पॉजिटिव वर्ड आवश्यकता और उपचारात्मक शिक्षा मिल गया आपको। दूसरी चीज़, बच्चे का भला भी यही हो रहा है कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, इसलिए आंसर यही करेंगे। ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बी ज़्यादा पॉजिटिव है। और सी टेट में हमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी को आंसर करना होता है, अदरवाइज तो आंसर सारे ही दिखाई देते हैं। 47, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है? देखो, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा ये होती है कि एक ही विद्यालय के अंदर, एक ही क्लास के अंदर एक ही टीचर
डिसेबल और एबल यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं जो डिसेबल बच्चे हैं दोनों को पढ़ाएगा। ये समावेशी शिक्षा है। ये आपकी जब RTE एक्ट लागू हुआ था तो उसमें ये समावेशी शिक्षा आई थी 2009 में, और 2010 में 1 अप्रैल को ये लागू हो गई स्कूलों में। तो ये क्या कहती है, ये कहती है, अब ये किसके अनुरूप बताती है कि कैसे बदलना है। तो यहाँ 4 से स्टार्ट, बच्चे को व्यवस्था के हिसाब से नहीं, बच्चे को परिवेश, बच्चे को नहीं बदलना, ये ध्यान रखना। समावेशी कक्षा में बच्चे को नहीं बदलना, बच्चा तो जैसा है वैसा आपको अपनाना है। परिवेश और परिवार ये तो हो ही नहीं सकता। व्यवस्था यानी कि जो हमारी स्कूल की व्यवस्था है उसको हम बच्चे के हिसाब से बदलेंगे। आंसर होगा ये। कैसे बदलेंगे इसको समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई बच्चा हैंडीकैप है, वो पैरों से चल नहीं सकता, तो हमें अब उसके हिसाब से बदलना है। कैसे बदलना है, मान लो क्लास 5th का बच्चा है और 5th क्लास लगती है 1st फ्लोर पे, तो भाई जब वो चल नहीं सकता तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे ले आओ उसकी क्लास को, तो हमारी व्यवस्था बदल गई। तो समावेशी शिक्षा में क्या है कि सभी बच्चों को शामिल करना है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या डिसेबल बच्चा हो, और अगर कहीं व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है तो हम बच्चे के अनुसार बदलेंगे। ये आपकी समावेशी कक्षा है। बाकी इसकी मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। 48, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। गलत मतलब नेगेटिव। देखो ये सारे सीटेट के क्वेश्चन हैं, और सीटेट के हर क्वेश्चन में जो कि CD और पैडा का पोर्शन होता है, CD और पैडा, उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव के अलावा और कुछ नहीं पूछता। बस में ये तुलनात्मक हो जाता है कभी, और कभी ये डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये इसका नेचर है। आप इसका नेचर समझना चाहते हैं सीटेट का, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है नेचर ऑफ सीटेट, उसको देख लो, आपको बहुत मदद मिलेगी सीटेट को क्रैक करने के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नेगेटिव ढूंढना है साहब, तो पॉजिटिव पहले, पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें मिलेगा ये। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यानी कि बात करना, बातचीत करना पॉजिटिव होता है। बच्चे से बात कर रहे हो या बच्चा आपसे बात करे, पॉजिटिव होगा। और आप उसको रोक टोक भी नहीं रहे तो ये भी पॉजिटिव है। बच्चे को ज़्यादा रोकना टोकना नहीं है, वो जो कह रहा है बल्कि उसकी बात आपको ज़्यादा सुननी है, अपनी कम सुनानी है, ध्यान रखना। दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को करना। मैंने बताया था, दोबारा बताता हूँ कि बच्चा जब आपके पास आता तो उसके पास जो भी चीज़ें हैं उसको पहले तो बच्चे को स्वीकार करो, बच्चे की भाषा को स्वीकार करो, बच्चा जो परिवेश से जो भी चीज़ लेके आ रहा है उसको स्वीकार करना है, उसकी संस्कृति को स्वीकार करना है, उसके बैकग्राउंड को स्वीकार करना है। लेकिन ये क्या कह रहा है, बच्चे की जो अपनी भाषा है उसके प्रयोग को आपने अमान्य कर दिया, मान ही नहीं रहे, तो ये नेगेटिव है। क्योंकि आपको मानना है, अगर आप मानते हो तो पॉजिटिव होता, तो ये तो नेगेटिव हो गया भाई। तीसरा देखेंगे, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। बिल्कुल, बच्चा जो भी चीज़ कर रहा है उसका आपको समर्थन करना है। अगर आपको लगता है बच्चा गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, पहले उसको कर लेने दो, इसके बाद धीरे धीरे उसमें संशोधन कर दो, लेकिन रोको टोको मत ज़्यादा। तो ये तो चीज़ ठीक है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, कहीं भी आए पॉजिटिव कर देना। अब देखो पूछा क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव में हमारा ये है अमान्य, यही मैंने लगा रखा है डंडा, तो इसी को आंसर करेंगे। जो मैं ये गोला बनाता हूँ ये पॉजिटिव होता है, जो डंडा लगा देता हूँ जिस शब्द के नीचे वो नेगेटिव होता है। आप भी आदत डाल लो इसकी। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। भाई पॉजिटिव चीज़ के लिए बनाएगी। अगर जो मानव बुद्धि यानी बुद्धि और विकास के जो सिद्धांत है अगर टीचर पढ़ेगा तो कुछ पॉजिटिव चीज़ तो आएगी, तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। देखो इसमें जो अभ्यास शब्द है ये नेगेटिव है। अभ्यास अगर आप बार बार चीज़ों का करवाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, और आप बच्चे को अगर बोर कर दिया तो समझ लो उसकी जो रुचि है वो पढ़ाई से हट जाएगी। ये देखेंगे सेकंड। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। नियंत्रण नेगेटिव। देखो जो पूरा ऑप्शन जो होता है, जो पूरा सेंटेंस होता है ना, उस पूरे सेंटेंस में एक शब्द ऐसा होता है जो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बना देता है, उसका ही हमें ध्यान रखना है। यही ट्रिक्स है सीटेट को क्लियर करने की। थर्ड देखेंगे, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। कहीं पे भी वर्ड आ जाए विविध, वैविध्यपूर्ण, विभिन्न, भिन्न, पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। ये देखेंगे, शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। जीवन को सुधारना यानी कि हम उसके उच्च जीवन की बात कर रहे हैं, आगे वाले जीवन की। उच्च जीवन आ जाए, उच्च व्यवसाय आ जाए या उच्च कक्षा आ जाए, आप उसको नेगेटिव कर देना। अब देखिए, अभ्यास नेगेटिव, नियंत्रण नेगेटिव, उच्च जीवन नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, विविध। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी कि आपके पास जो शिक्षार्थी आए हुए हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग सोसाइटी से आए हुए हैं, उनमें अलग अलग बुद्धियां हैं, उनको किस तरह से आप पढ़ाओगे इसके बारे में आप स्पष्ट हों, ये जरूरी है। ये जरूरी क्यों, ये कैसे पता चलेगा, जब आपने बुद्धि और विकास को पढ़ा होगा। इसको आंसर करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य ढूंढेंगे।
अब सत्य ढूंढने का मतलब है कि पॉजिटिव ढूंढना है। चलिए नीचे से चलते हैं, यहाँ ऊपर से ही देख लो। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखो वैसे तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% नेगेटिव होता है। जब क्लास में टीचर है तो थोड़ा बहुत तो वो प्रश्न पूछेगा, लेकिन अगर बच्चा प्रश्न पूछे तो ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चा प्रश्न पूछे तो वो टोटल पॉजिटिव है। टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो 50-50 का मामला है। तो इसको ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होल्ड पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, इट्स ओके। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है, ऐसा तो नहीं है भी। आप अगर समाज के अंदर हो तो जो समाज है और जो संस्कृति है ये तो पॉजिटिव होती है, संदर्भ पॉजिटिव होता है, तो विकास तो इससे अप्रभावित रह ही नहीं सकता, यानी कि ये बात गलत कह रखी है। और ये जो पहली बात थी ये हमारी 50-50 है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, गलत। भाई शिक्षार्थी तो अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। वो खेल से भी सीख सकता है, प्रोग्राम कोई हो रहा है वहाँ भी सीख सकता है, बाजार में भी सीख सकता है, खेल के मैदान में भी सीख सकता है, कोई एक तरीका निश्चित नहीं होता है। ये बात भी गलत कह रहा है। खेल संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया संज्ञान पॉजिटिव, सार्थक पॉजिटिव, दो वर्ड पॉजिटिव मिल गए। अब देखिए एक तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा था कुछ, और ये चौथा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखना कि विस्तार कहाँ ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ देखना कि मेरा नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है क्या। तो देखो दूसरे में दूसरा ही ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, संज्ञान वर्ड पॉजिटिव, सार्थक वर्ड पॉजिटिव, इसलिए इसको ही आंसर कर देना। देखो इसकी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गहरा तो मैंने पढ़ लिया। अब मैं आपको बस उस पढ़े पढ़ाए का निचोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको संज्ञान और सार्थक समझाने लगा, एक पूरा थ्योरी देने लगा, तो भैया ये 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। बच्चे तो आधा घंटे का वीडियो ही नहीं देख रहे, कहते हैं सर वीडियो बहुत बड़ा है। अरे भाई इतनी बात समझ लो कि अगर नर्सरी क्लास का बच्चा ट्यूशन के लिए जाता है तो उसकी भी कम से कम 1 घंटे की क्लास होती है, और आप इसको वीडियो ना समझें, ये प्रॉपर आपकी क्लास है, आप इसको क्लास की तरह लें। आधे घंटे में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत कुछ दे सकूँ। तो इसका आंसर क्या हुआ था भाई, इसका आंसर हो गया था 4th। क्यों हुआ, क्योंकि संज्ञान पॉजिटिव और सार्थक पॉजिटिव, इसलिए आंसर। ये शॉर्टकट का तरीका ये है, और ये आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, फटाफट आंसर बताया करोगे। सीडी में थोड़ा बताना पड़ता है ये जो थ्योरी वगैरह है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा पॉजिटिव है, ये देख लो। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं, नहीं। देखो जो आनुवंशिकता और जो वातावरण है, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका जो योगदान होता है वो गुणात्मक होता है, ये ध्यान रखना, गुणात्मक। ये जब हम आनुवंशिकता पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, गुणात्मक होता है, ये ध्यान रखना बस। ये कह रहा 50-50% का योगदान, तो ये तो योगात्मक हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, योगात्मक है। दूसरा भी छोड़ देंगे, थोड़ा समझेंगे थोड़ी देर में। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये बात भी गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों साथ साथ चलते हैं। ये दोनों वर्ड पॉजिटिव हैं, लेकिन अब ये एक साथ रहने नहीं दे रहा है इनको, तो इसलिए पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको वातावरण मिल जाता है, और फिर दोनों चीज़ें उसके विकास में योगदान देना शुरू कर देती हैं। बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, वृद्धि करता है, तो ये बात गलत कह दी उन्होंने। चौथा, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे आनुवंशिकता और वातावरण का चैप्टर, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई जो आनुवंशिकता उससे बच्चे का वही विकास होना चाहिए जिसके बारे में आपके, जैसे इसमें कह रहा है सहज जो रुझान है वो तो वातावरण से आ जाते हैं, और जो वास्तविक विकास किसको कह रहे हैं हम, शारीरिक विकास वास्तविक विकास है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सेंटेंस भी उन्होंने गलत दे दिया। अब देखो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और चौथा भी, तो फिर आंसर तो यही हो गया। अब इसको समझ लो, समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये बात ठीक है। कैसा होता है, गुणात्मक, जो कि मैंने ये लिखा है, तो इसलिए ये ठीक है। बाकी थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, आनुवंशिकता और वातावरण को। समाजीकरण क्या है, इसकी जो परिभाषा वो आपको रटनी पड़ेगी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी कि समाज के अंदर जो मानदंड बने हुए हैं, जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं, आप उनको फॉलो करो, यही समाजीकरण है। इसको रट लो, इसका और कुछ इधर उधर मत जाना, चारों समझने की जरूरत नहीं है। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी।
तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखो पहला ही ऑप्शन देख लो इसमें, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। देखो अभ्यास करवाना जो है ना वो नेगेटिव होता है, अभी मैंने बताया और आगे भी यही बताऊंगा। बट एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर अभ्यास कराना पॉजिटिव हो जाता है, और वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है खेल। अगर कहीं पे भी खेल आ रहा है, खेल के बारे में बात हो रही है, तो उसमें जो अभ्यास कराना है ये पॉजिटिव रहेगा, और इसके अलावा कहीं भी आए ये नेगेटिव हो जाएगा। ये ट्रिक्स नहीं है, ये पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी का एक निचोड़ मैं दे रहा हूँ। आप ये मत सोचना मैं आपको तुक्का लगाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बट उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो आप भरोसा रखें मेरे ऊपर। दूसरा देखेंगे, शिक्षार्थियों को यह बताना है कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी करवाओ, इसको भी जरूरी है भाई, एक थ्योरी भी देनी पड़ेगी। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। देखो जो तर्क वर्ड है ये पॉजिटिव है, कहीं पे भी आएगा ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये बात भी ठीक है। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना, शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे, यानी कि कोई क्षेत्र रक्षण करके दिखाए और बच्चे उसको देखें, तो ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि सिर्फ देखने से आप चीज़ों को नहीं सीखेंगे। जैसे मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे आज तक क्रिकेट खेलना नहीं आया, तो सिर्फ देखने से नहीं हो सकता, ये तो नेगेटिव है। लेकिन बाकी ये 3 ठीक लग रहे हैं। अब इन 3 ठीक में से बिल्कुल ठीक को कैसे निकालेंगे, ये मेरा पॉजिटिव वर्ड आपको बताएगा। अगर आप इस बात को याद कर लो कि अभ्यास कराना खेल में पॉजिटिव होता है, तो आप तुरंत इसको आंसर कर देंगे, और आपको ऐसे ही आंसर मिलेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 100% जाता है, आप भी 100% जाओगे, और नहीं तो आपको पता है 2 से 3% रिजल्ट आता है। 25 लाख लोग देते हैं पेपर, 2-2.5 लाख पास हो जाएं तो बड़ी बात है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है भाई? कोई पॉजिटिव चीज़ ही होती होगी। पहले तो समझ लो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। देखो आपको सीटेट में 2 शिक्षण पढ़ने पड़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं, जो शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है और उसमें बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो आप पता करो क्यों नहीं सीख पा रहा, वो होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोज करना, आपने देखा होगा ना, कुछ लैब होते हैं वहाँ पे आपकी बीमारी डायग्नोज होती है, डॉक्टर लिख देता है खून, भाई खून लेके जा, पता करके आ इसमें क्या बीमारी, तो डायग्नोज। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है, डॉक्टर करता है। तो पढ़ाई में भी पहले निदानात्मक शिक्षण, फिर उपचारात्मक शिक्षण। और आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन में उपचारात्मक शिक्षण आए तो आप ये मान लेना इसका आंसर निदानात्मक शिक्षण होगा, और अगर क्वेश्चन में निदानात्मक शिक्षण आ जाए तो आप मान लेना इसका जो उत्तर है वो उपचारात्मक शिक्षण होगा। ये ट्रिक है। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार होता है। अध्यापक को तो आप दूर ही रखना सीटेट से। कब तक? जब तक अध्यापक के बारे में ही प्रश्न ना पूछा जाए। ये नेगेटिव रख दो। छात्रों के घायल होने पर उपचार करना, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्वेश्चन, इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पे। ये जो ऑप्शन है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। छात्रों की कमजोरियों का निदान करने का मतलब है कारण जानना, कि हम कारण देखते हैं कि क्यों बच्चा नहीं सीख पा रहा है, कारण पता करके फिर उसको दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यानी कि जहाँ उपचारात्मक लिखा था यहाँ निदान लिखा था, तो ये निदान यहाँ पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ये आंसर बन के आता है। कुछ कह नहीं सकते। सीटेट में ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आंसर मत कर देना कि कुछ कह नहीं सकते या उपरोक्त चारों, क्योंकि ऐसा सीटेट में क्वेश्चन आता ही नहीं है कि जिसका आंसर इस तरह का हो। ये ध्यान रखना। सीटेट का पेपर वैसे बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ लिए ना मेरे, तो गारंटी देता हूँ सबसे आसान वही पेपर लगेगा आपको। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? बिल्कुल आंसर करना यही प्रारंभिक कक्षा, क्योंकि देखो जो बच्चा होता है ना, वो शुरू के 6 सालों में जितना सीखता है ना, उतना आने वाले 12 सालों में नहीं सीखता। तो इसलिए स्टार्टिंग में बच्चों को बिल्कुल सही चीज़ सिखाओ, बिल्कुल उसका उच्चारण बिल्कुल ठीक करो। तो सबसे जो भी काम करना है आपको प्रारंभिक ही करना है, प्रारंभिक अवस्था में करना, ये ध्यान रखना। और देखो ये गौतम सीटेट क्लासेस, इसका व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप इस पर मुझे पूछ सकते हैं। PDF लेना है, नोट्स लेना है, कुछ भी XYZ आप पूछ सकते हैं। और ये वादा करता है गौतम सीटेट क्लासेस कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करवा देगा, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखना। 56, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद
करने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्वेश्चन इतना भयंकर है कि समझ में नहीं आएगा। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आप पॉजिटिव वर्ड ढूंढना, आत्मसात या आत्मसातीकरण कहीं भी आए ये पॉजिटिव होता है। इसको आंसर कर दो, इसको ऐसे ही आप समझ पाओगे। और अगर आपको ढंग से समझना है तो मेरी वाइगोत्स्की और प्याजे की जो क्लास है आपको वो देखनी पड़ेगी, उसमें आप समझ जाओगे। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने का क्या किया है? देखो ये जो स्कीमा होता है ना, ये प्याजे का क्वेश्चन है। स्कीमा का मतलब होता है वर्तमान ज्ञान, यानी कि जो करंट में आपके पास नॉलेज, जो आपकी प्रेजेंट नॉलेज है वो स्कीमा है। अब उसने क्या किया लड़की ने, सीता ने, कि जो दाल चावल थे उनको हाथ से खाना सीख लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा मान लो छोटा हो, जब उसके सामने खाना रखा जाए तो वो सीधा उसके ऊपर गिर पड़ता हो, मुंह से खाने की कोशिश करे, है ना। तो उसको तो ये लगता था कि मुंह से खाते हैं तो मुंह से ही खा लो, लेकिन फिर उसने दाल चावल हाथ से खाना सीखा। हाथ से खाना कैसे सीखा? पहले दाल खाती है फिर चावल खाती है, दोनों को मिलाकर खाना नहीं आता उसे। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली? ये हो रहा है कि जो उसकी जो प्रेजेंट नॉलेज है उसमें वो बार बार बदलाव कर रही है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और समझ लो। प्याजे ने कुछ शब्द दिए जैसे अनुकूलन। उन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है उसमें अनुकूलन की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन अनुकूलन होता कैसे है? इसकी दो प्रक्रियाएं। पहला है स्कीमा में बदलाव, इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। देखो जितना यहाँ पे आ जाएगा मैं लिख दूंगा, आत्मसातीकरण, आप समझ लो। आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट स्कीमा है, जो आपकी प्रेजेंट नॉलेज है, उसमें आप नई चीज़ जोड़ने के लिए तैयार हो गए, मिक्स कर ली, ये आत्मसातीकरण। और जब आपने जोड़ ली तो एक आपका नया ज्ञान बनेगा, इसको बोलेंगे समायोजन करना, एकोमोडेशन। और जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो हो जाएगा अनुकूलन। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जो भी प्रक्रिया पूरी हुई उसने एंड में क्या किया? दाल चावल खाना सीख ही लिया। तो क्या कर लिया उसने? अनुकूलन कर लिया, अनुकूलित कर लिया अपने आप को। ये प्रॉपर देखो थ्योरी है, प्याजे के वीडियो में इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। देखो जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है कि इसमें हम ट्रिक भी लगाएंगे। पहले तो आप ये देख लो स्टर्नबर्ग ने क्या दिया? त्रितंत्र सिद्धांत दिया। और बुद्धि के जो सिद्धांत थे, मैंने एक ट्रिक बनाई है, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, गौतम्स ट्रिक। इसको आप खोल के देखना, अगर आपने इसको खोल के देख लिया तो आपको सब याद हो जाएगा एक ही बार में। ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स पड़ी हुई है यहाँ पे, जरूर देखना जाके। तो ट्रिक क्या लगाएंगे? वो उन्होंने कहा भी के अतिरिक्त, यानी कि इन तीन जो ये चार चीज़ें हैं इनमें से तीन तो करी है स्टर्नबर्ग ने और एक किसी और ने करी है। तो इसमें देखो पहले किसी और ने क्या किया है। देखो अगर हम देखें संदर्भगत, मान लो हमें नहीं पता, अब यह भूत नहीं पता, अनुभूति नहीं पता, लेकिन सामाजिकता तो पता है किसने दी? वाइगोत्स्की ने दी। अब जब सामाजिकता वाइगोत्स्की ने दी तो फिर स्टर्नबर्ग ने तो नहीं दी होगी, तो आंसर तो यही होगा। ये ट्रिक थी। बाकी आप समझेंगे कब? जब हम स्टर्नबर्ग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चनों को ऐसे भी आंसर करना। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? देखो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर आप ये जानना चाहते हो किसने कौन सा सिद्धांत दिया, बेहतरीन ट्रिक कहाँ मिलेगी? वहीं गौतम्स ट्रिक। वो प्लेलिस्ट खोल के आप देख लेना, आपका ना आधी थ्योरी पूरी हो जाएगी सीटेट की। सिर्फ उसमें 4-5 वीडियो हैं, ज़्यादा वीडियो भी नहीं, 4-5 वीडियो में आपको आधी थ्योरी करवा दूंगा कंप्लीट। चलिए पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। देखो चारों के चारों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि आंसर है। अब जब आपको ऐसे लगे तो आप क्या करना? आपको विस्तार देखना है। इसमें कहीं विस्तार भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप देखो कि इसमें सर का बताया हुआ पॉजिटिव वर्ड है कोई? हाँ है, प्रत्येक, हर एक। अगर प्रत्येक का मतलब हो गया हर व्यक्ति की बात हो रही है, कोई छूट नहीं रहा। उसमें जो विलक्षण योग्यताएं होती हैं, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनमें अलग अलग योग्यताएं होती हैं, यानी बहुत सारी बुद्धियां होती हैं। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। 8 बुद्धियां दी उन्होंने, बाद में इसमें एक और ऐड हुई, फिर अब बात कर रहे हैं कि शायद एक और ऐड हो गई। तो ये उन्होंने हर आदमी में उन्होंने कहा अलग अलग तरह की 8 बुद्धियां होती हैं, किसकी कौन सी बुद्धि डेवलप कब हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो विलक्षण योग्यताएं उसकी बात की। देखो भाई ये थ्योरी है, थ्योरी में कभी कभी हमें पढ़ना पड़ता है, सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा। हालांकि जो प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कि हर बंदा इसमें इंक्लूड हो गया, तो यहाँ ज़्यादा विस्तार है। जब हर बंदा इंक्लूड हो गया तो यही आंसर होगा। था फा चा ध्वनियाँ क्या हैं?
देख लीजिए, देखो दो वर्ण हैं, एक तो है स्वनिम, एक है रूपिम, बाकी ये कुछ है नहीं, बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। स्वनिम का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम। ये चीज़ आप लिख लो। अब अर्थपूर्ण का मतलब जैसा कुछ अर्थ निकल रहा है, अब देखो इसमें कोई अर्थ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये इसको बोलते हैं स्वनिम। अगर इनका अर्थ निकलता, मान लो लिखा होता कल, तो इसका तो अर्थ था, कल का मतलब टुमारो हो सकता है या यस्टरडे हो सकता है, तो फिर ये रूपिम हो जाता। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये वर्ड्स हैं, और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, रूपिम, यानी जिसका कुछ अर्थ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वनिम। तो देखो मित्रों, आज की क्लास तो ये थी सीडी की और सीडी पैडा की। तो सीडी और पैडा में आपको नेगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी देखनी पड़ेगी, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में थ्योरी करवा दूंगा और उतनी ही थ्योरी करके चले जाना, आपका 100% काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। सीडी में 30 में से आपके 27 नंबर कहीं नहीं गए। थोड़ा सा आप दिमाग लगा दोगे तो 30/30 भी आ सकते हैं, लेकिन 27 कोई माई का लाल नहीं जो रोक ले। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की समस्या है, कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। पूरी तरह से आपको तैयारी करवाई जाएगी। लाइक करेंगे तो भाई मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा मेरा परिवार बढ़ रहा है, मुझे इसके लिए और अच्छा करना है, मैं और मेहनत करूँगा। शेयर करो ताकि और लोगों का भी भला हो। बाकी चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक।